अम्बेडकरनामा सुनने वाले सभी श्रोताओं को शालिनी का जय भीम। लीजिए मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। अम्बेडकरनामा के इस मंच से मेरी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि पॉपुलर बुक्स के साथ साथ मैं ऐसी पुस्तकों का पाठन भी अपने श्रोताओं के लिए करूं जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके सोचने समझने के तौर तरीकों में बदलाव ला सके, आपको मंथन करने पर मजबूर कर सके। इसी लिहाज से आज जिस पुस्तक का चयन मैंने किया है वो दलित बहुजन राजनीति को सही और मुकम्मल मोड़ देने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवाद के एक बेहद मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, वो समाजवाद को क्या अपने दम पर ला सकते थे यदि उनके पास निष्ठावान कार्यकर्ता ना होते। उन्हीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक किशन पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा का पाठन मैं आप लोगों के लिए शुरू करूंगी आज से। इसके संपादक हैं अरविंद मोहन जी और पुस्तक जो है वो सेतु प्रकाशन से प्रकाशित है। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है और इसका बैक कवर ऐसा है जिसमें लेखक और संपादक दोनों का बेहद संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यदि आपकी पढ़ने में रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप इस पुस्तक को सेतु प्रकाशन को लिखकर मंगवा भी सकते हैं। पुस्तक मात्र 125 रुपए की है। बाकी प्रकाशक का जितना भी ब्यौरा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उनका ईमेल एड्रेस भी वहां पर अवेलेबल रहेगा, फोन नंबर भी रहेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। यूं तो मैं हर पुस्तक का पाठन जो है वो बैक कवर से शुरू करती हूं, लेकिन आज इस पुस्तक का पाठन मैं इसके अंतिम 4 लाइनों से शुरू करूंगी। अंत की जो 4 लाइनें हैं यहां से मैं इस पुस्तक का पाठन शुरू करती हूं। इसमें लिखा है, हिंदू धर्म का नवीकरण और राष्ट्रीय गुलामी का प्रतिरोध, इसका ऐतिहासिक दायित्व शूद्र नेतृत्व के कंधों पर आ गया है। स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी थी, भारत शूद्रों का होगा, शूद्र उसका संचालन करेगा। और ऐसा ही कुछ डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था कि आने वाली सदी हमारी होगी। और यहाँ पर किशन पटनायक जी ने अपने लेखन में ये स्पष्ट तौर पर कहा है कि वे शूद्रों में किन लोगों को इंक्लूड करते हैं। शूद्रों से उनका मतलब दलित और शूद्र दोनों को कंबाइंड करके देखना है। इसी लिहाज से हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। जैसा कि आजकल आप सभी लोग जानते हैं कि उदयनिधि स्टालिन के एक बयान ने राजनीति के ठहरे हुए पानी में अचानक से सुनामी ला दी है। उनका मुंड कटाने के बातें की जा रही हैं, उस पर तगड़ा 10 करोड़ का इनाम भी रखा गया है। इन्हीं सब संदर्भों की रोशनी में हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं किशन पटनायक जी का संक्षिप्त परिचय और उसके बाद अरविंद मोहन जी का संक्षिप्त परिचय। किशन पटनायक 1930 से 2004 भारत में समाजवादी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व, युवावस्था से ही समाजवाद में गहरी आस्था, लगभग 5 दशक तक सक्रिय राजनीतिक जीवन, लोकसभा सदस्य 1962 से 1967 तक, 1972 में लोहिया विचार मंच की स्थापना से जुड़े, बिहार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, समता संगठन और समाजवादी जन परिषद के सह संस्थापक, किसान आंदोलन समेत जन आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी, राजनीति के अलावा साहित्य और दर्शन में भी गहरी रुचि, उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में लेखन। लोहिया के साथ मैनकाइंड के संपादक मंडल में रहे, हिंदी पत्रिका सामयिक वार्ता के मृत्यु पर्यंत प्रधान संपादक, अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। अब अरविंद मोहन जी का संक्षिप्त परिचय है। पत्रकार, लेखक और अनुवादक, पिछले 4 दशक से जनसत्ता, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, अमर उजाला और एबीपी न्यूज के माध्यम से पत्रकारिता करने वाले अरविंद मोहन मीडिया अध्यापन में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने गांधी के चंपारण सत्याग्रह पर किताबें लिखने के साथ और कई विषयों पर भी लिखा और अनुवाद किया। गांधी कथा (5 खंडों में) जैसी महत्वाकांक्षी पुस्तकों के अलावा इनकी दर्जन भर से ज्यादा किताबें प्रकाशित हैं। ईमेल arvindmohan2000@yahoo.com, ये भी आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पुस्तक अंदर से यूं दिखाई देती है और सबसे पहले एक कोट है, संभवतः ये किशन पटनायक जी को काफी पसंद हो।
लिखा है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, अर्थात तेरा सब दिया हुआ गोविंद तुझे ही मैं अर्पित करता हूं। इस किताब के 25 साल। किशन पटनायक की इस पहली किताब का संपादक और प्रकाशक होना मेरे लिए गौरव की बात है, जिसके आगे बाकी सारे सम्मान छोटे हैं। करीब 26 या 27 साल पहले उन्होंने अपनी पत्रिका सामयिक वार्ता विदिन ब्रैकेट, हम कई साथी भी उस पत्रिका से जुड़े रहे हैं, मैं एक लेख माला लिखी। मुझे कई और लेख याद आए जिनको मिलाकर एक किताब तैयार की जा सकती थी। किशन जी ने झिझकते हुए स्वीकृति दी, और जैसा बाद में लिखी उनकी भूमिका से साफ है कि उनके मन में अपनी किताब होने की इच्छा आ गई थी। संपादित किताब देखकर वे खुश हुए, और खास तौर से पहले अध्याय से जो कई जगह की सामग्री को जोड़कर बनाया गया है। दुर्भाग्य से उसकी भूमिका देर से आई और तब तक किताब प्रेस में जा चुकी थी। इतने लंबे अंतराल के बाद उसे छाप कर हम एक गलती का परिमार्जन कर रहे हैं। देरी की वजह किशन जी के अनवरत चलने वाले दौरे और खराब स्वास्थ्य था। वे आजाद भारत के सबसे मौलिक विचारकों में अग्रणी और पूरा जीवन सक्रिय राजनीति को देने वाले नेता थे। डॉक्टर लोहिया को अपना मार्गदर्शक मानने वाले किशन पटनायक ने उनकी असमय मौत के बाद दिग्भ्रमित और मौकापरस्त समाजवादियों के साथ बने रहने की जगह ओम प्रकाश दीपक, कमला दीपक, रमा मित्र, केशव राव जाधव, इंदुमती केलकर और श्रीपाद केलकर जैसे साथियों के साथ मिलकर लोहिया विचार मंच बनाया और आदर्शों तथा विचारों की राजनीति के लिए मिर्च गुट विदिन ब्रैकेट लोहिया जिंजर ग्रुप के लिए इस पद का इस्तेमाल किया करते थे। मृत्यु के दिन भर देश भर में अलग जगाते रहे। शायद ही उन्होंने कभी आराम किया हो या किसी तरह के समझौते से कोई सुविधा या लाभ पाने की कोशिश की हो। इन 35 वर्षों में उन्होंने कार्यकर्ता तलाशने, उनको प्रशिक्षित करने, अपने आदर्शों के अनुरूप राजनीतिक संगठन और दल बनाने, देश भर में चलने वाले जन आंदोलनों से संपर्क और संबंध बनाने, तरह तरह के मुद्दों पर खड़े इन जन आंदोलनों के बीच एकता बनाने, उनके बीच संवाद कायम करने और उनमें से एक विकल्प बनाने की कोशिश की। जाहिर तौर पर उन्होंने इनको बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन हर तरह के राजनीतिक गिरावट के बावजूद मौजूदा दौर में हजारों कार्यकर्ता तैयार करना विदिन ब्रैकेट किशन जी तब सबसे ज्यादा दुखी होते थे जब उनके तैयार कार्यकर्ताओं को राजनीतिक दल, सांसद, विधायक बनाने के लिए या दूसरे लोभ में फंसाकर ले जाते थे। और गांधी, लोहिया, जयप्रकाश की वैचारिक और आंदोलनकारी विरासत को जीवित रखना कोई कम बड़ा काम न था। खुद किशन जी को जाने क्या क्या ऑफर मिले और वीपी सिंह तथा मुलायम सिंह इस बात से हैरान थे कि कोई राजनेता एक बड़े ऑफर को किस तरह मुस्कुराते हुए ऐसे ठुकरा सकता है मानो वह उस गंदे बाड़े में जाना नहीं चाहता। किशन पटनायक ने लगातार अध्ययन, मनन और लेखन जारी रखा। अखबारों और पत्रिकाओं में लिखकर जरूरी मसलों पर वैचारिक दखल देने के साथ ही उन्होंने लगातार अपने साथियों के साथ मिलकर पत्रिकाएं निकाली। तो बार बार मैं दोहराती हूँ कि पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। इस बात से पता चलता है कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी है। अपना मीडिया, अपने संस्थान और अपने छापे खाने अर्थात पत्रिकाएं निकलना कितना जरूरी है, जिससे कि संवाद स्थापित किया जा सके अपने लोगों के साथ। और हमारे आजकल के राजनेता सबसे पहले उन्होंने संवाद को ही खत्म कर दिया है। इस बात पर गौर किए जाने की जरूरत है। अंबेडकर नामा भी आप लोगों से संवाद के जरिए ही अपनी बात पहुंचा रहा है। मेरी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे सकूं। वे लोहिया के संपादकत्व में निकलने वाली पत्रिकाओं जन और मैनकाइंड से भी जुड़े रहे, पर बाद में उनकी एक बड़ी चिंता चौरंगी वार्ता विदिन ब्रैकेट जो आपातकाल में बंद हो गई, और फिर सामयिक वार्ता तथा विकल्प विचार विदिन ब्रैकेट उड़िया में को चलाना में उनमें छपने वाली सामग्री का चयन थी। और पुरानी समाजवादी परंपरा के विपरीत उन्होंने कभी भी अपनी पत्रिकाओं का उपयोग अपने विरोधियों पर निजी हमले करने या संगठन की गुटबाजी में अपने पक्ष के प्रचार के लिए नहीं किया। मैं समझती हूँ सबसे मुश्किल और अहम काम रहा होगा फैसिलिटेट होना किसी चीज से।
सामाजिक काम के लिए एनजीओ के मार्फत विदेशी धन लेने का विरोध करने पर किशन जी के खिलाफ लगभग पूरे एनजीओ सेक्टर के लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। तब भी उन्होंने अपना विरोध संयत ढंग से ही जारी रखा। और आजकल ट्रोलर्स जो हैं, आप ये देखिए, सबसे पहले गाली गलौज पर ही उतर आते हैं। संयम तो जैसे लोग भूल ही गए हैं। छात्र जीवन से ही समाजवादी आंदोलन के प्रभाव में आए किशन पटनायक ने किसानों के बीच काम करने से शुरुआत की और बहुत कम उम्र में सांसद बने। जिस तीसरी लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने, उसमें सिर्फ पहले 2 समाजवादी आए थे। बाद में डॉक्टर लोहिया, मधु लिमये समेत 4 और लोगों के आने से संख्या कुछ बढ़ी, लेकिन इन आधे दर्जन सांसदों ने किस तरह लोकसभा को जीवंत बनाया, अपराजय नेहरू की नकली चमक उतारी। चीन के हाथों मिली पराजय के सवाल पर ही नहीं, हिंदी के सवाल पर, तिब्बत के सवाल पर और प्रधानमंत्री के खर्च (ब्रैकेट 2 आना बनाम 10,000 रोज के खर्च वाली बहस), जो कुछ किया वह इतिहास है। संख्या बल क्या चीज है और उससे राजनीतिक बहस में कितना कम फर्क पड़ता है, ये तीसरी लोकसभा की बहसों में साबित किया। किशन पटनायक ये करने वाली छोटी टोली के सबसे कम उम्र के लेकिन काफी महत्वपूर्ण सदस्य थे। और आजकल 131 सांसद भी मिलकर कुछ नहीं कर पाते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ 5-6 लोगों का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है, जिन्होंने मिलकर लोगों के बीच में एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन आजकल के 131 सांसद अपने आप में चुपचाप से बैठे हुए हैं। किशन जी का ये तेज लोहिया और जेपी के बाद और निखरा और उनका वैचारिक चिंतन और प्रबल हुआ। दुर्भाग्य की बात यही रही कि न वे इनके अनुरूप कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए और न समाज की दूसरी शक्तियां उनके बुलावे और आह्वान पर निकली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। भीड़ का जुटान कर लेना बहुत आसान है, लेकिन भीड़ को एक व्यवस्थित आंदोलन में तब्दील कर देना बहुत चुनौतीपूर्ण और मुश्किल काम है, जो 5 मार्च और 2 अप्रैल की घटनाओं में साबित किया रतन जी ने और सूरज मंडल जी ने और सांसद अनिल जैन जी ने। ये 2-3 लोगों ने ही मिलकर पूरा जन आंदोलन खड़ा कर दिया था, जिसमें नेता बाद में शामिल हुए। और कुछ नेता तो इतने महान थे कि 5 मार्च को जब आंदोलन खत्म हो गया, सरकार बैकफुट पर चली गई, तब जाकर उनका ट्वीट आया अपने एसी रूम से कि हम जन आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये बात नोट किए जाने की जरूरत है। आप जाकर उनकी ट्विटर वॉल पर देख सकते हैं कि 6 मार्च को उन्होंने अपना समर्थन दिया था। वो कौन से नेता हैं ये आप समझिए। अपनी कमियों को स्वीकारते हुए भी वे कभी हताश निराश नहीं हुए। यह किताब उनकी वैचारिक प्रबलता और अपने समाज तथा इसे अच्छे या बुरे ढंग से प्रभावित करने वाली शक्तियों की पहचान सबसे पहले कर लेने की अद्भुत क्षमता का संभवतः सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये और भी दुर्भाग्य की बात है कि वे जिन ताकतों से उम्मीद कर रहे थे वे हमारे समाज पर आ रहे खतरों का मुकाबला करेंगी, वे पाला बदलकर दूसरी तरफ चली गईं और जिन खतरों की तरफ उन्हें हल्का इशारा किया वे प्रबल होकर हमारे सीने पर बैठ गए। तो इन सब चीजों के ऊपर मंथन किए जाने की जरूरत है कि इतना बड़ा आंदोलन जो कांशीराम जी ने खड़ा किया था, एक टाइम था जब 200 से ज्यादा सीटें जो हैं वो बसपा को आती थी। अब ऐसी क्या वजह है कि वो 2-4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है? ये सब सवाल क्या पूछे जाने की जरूरत नहीं है? सपा का क्या रोल है? बाकी दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किशन जी संभवतः पहले राजनेता और बौद्धिक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद हुए चुनाव में बसपा और सपा के साथ आ जाने से भाजपा की पराजय की भविष्यवाणी बड़े भरोसे से की। और याद करें तो सारे सेक्युलर बौद्धिक भाजपा के डर से कांप रहे थे। देश के डंकल प्रस्ताव अर्थात विश्व व्यापार संगठन के बनने का विरोध करने में भी किशन जी और उनका संगठन, समता संगठन और बाद में गठित समाजवादी जन परिषद आगे रहे और लगातार विरोध जारी रखे रहे। ये गला दबाने के साथ की चीख जैसा मसला है, लेकिन ऐसा करने वाला ये सबसे बड़ा जत्था है। ये किताब किशन जी की ऐसी राजनीतिक सूझबूझ और चिंतन का परिणाम है जिसमें वे 90 के दशक में हिंदुस्तानी राजनीति में
प्रबल हुई 3 धाराओं मंडल, मंदिर और भूकंडलीकरण को रेखांकित करते हुए इन संभावनाओं और आशंकाओं की चर्चा करते हैं। और वे भूमंडलीकरण, जिसे उन्होंने जगतीकरण लिखा है, के खतरे और दुष्परिणामों की चर्चा करने के लिए भारतीय समाज के उच्च वर्णों और मध्यम वर्ग में तैयार होते समर्थन की चर्चा भी करते हैं। तो बहुत अहम बात है, 90 के दशक में ही इन्होंने मध्यम वर्ग के बारे में चेता दिया था कि ये बहुत मीडियोकर वर्ग है और ये किसी के भी साथ हो लेता है अपना फायदा देखते हुए। साथ ही इस समूह के देश भर पर सवाल भी उठाते हैं। सबसे कायर वर्ग यही है, मध्यम वर्ग। किताब का मुख्य जोर तो सांप्रदायिकता के खतरे पर है और वार्ता में उन्होंने जो लेखमाला लिखी थी उसका शीर्षक भी धर्मनिरपेक्षता की घोषणा पत्र रखा था। लेकिन वे इनके राष्ट्रवाद को अधूरा या बेढंगा मानते हुए भी एक तरह का धनात्मक पक्ष मानते हैं। और मंडल से तो उन्होंने सारी उम्मीद ही लगा रखी थी, बल्कि मंडल से उभरी राजनीतिक चेतना और दलित पिछड़ा विद इन ब्रैकेट, जिसमें उन्होंने एक साथ शूद्र नाम दिया, तो दलित और पिछड़ों को मिलाकर वे शूद्र नाम देते थे। तो आगे जब भी शूद्र आए तो उससे केवल ओबीसी ना समझा जाए, उसमें दलितों को भी शामिल समझा जाए। जमात से तो वे उम्मीद करते ही हैं कि भूमंडलीकरण और कमंडल आंदोलन से जो ऋणात्मक शक्तियां उभरी हैं उसको निष्प्रभावी बनाने का काम यही समूह करेगा। ऊपर से देखने में लगेगा कि किशन पटनायक की मौजूदा संसदीय राजनीति में विफलता की तरह ये उम्मीद या ये विश्लेषण भी गलत या असफल साबित हुआ, लेकिन किताब को बारीकी से पढ़ने पर साफ लगेगा कि उन्होंने शूद्र नेतृत्व की कमियों और इस समाज की राजनीतिक चेतना और बढ़त को बाकी 2 शक्तियों द्वारा हड़पने और बांटने के खतरों की तरफ तथा संघ परिवार के राष्ट्रवाद के जगतीकरण की गोद में बैठने का खतरा भी बताया था। 1990 के दशक में उन्होंने ये सभी घोषणाएं कर दी थी कि शूद्रों की जो बढ़ती हुई ताकत है, शूद्र जिसमें दलित और पिछड़ा दोनों को वे मानते हैं, ये लोग यदि मिलकर राजनीति में सहयोग करेंगे तो भविष्य बहुत सुनहरा होगा इस दलित बहुजन राजनीति का। लेकिन ज्यादा खतरा उन्होंने इसी बात का जताया कि ये लोग संघ की गोद में भी जाकर बैठ सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर विदेशों में बसे भारतीय समाज की तरफ से आ रही आर्थिक मदद और समर्थन से भाजपा के इस फंदे में फंसने का इशारा किया था। यह किताब हमारे समकालीन समाज और उसकी राजनीति, अर्थनीति, संस्कृति नीति और मीडिया की भूमिका का रेशा रेशा हमारे सामने लाती है और एक एक रेशा साफ करके उसका चरित्र भी बताती है। कहना ना होगा कि 25 साल से ज्यादा समय की घटनाओं और बदलावों ने किशन जी को और भी खरा साबित किया है। अब वे नहीं हैं तो ये सफाई देना संभव नहीं है कि इन बदलावों और वैश्विक पूंजीवाद तथा सांप्रदायिकता के नागपाश से बचाने वाली अब कौन सी शक्ति दिखी या दिख सकती है। पिछड़े जमात का सांप्रदायिक राजनीति में दाखिला और बसपा ही नहीं, शूद्र राजनीति की लगभग सारी संगठित जमातों के भूकंडलीकरण का हम प्याला बन जाने से किशन जी की एक बड़ी और आशावादी भविष्यवाणी तो पिट चुकी है। तो यहाँ पर दलित बहुजन राजनेताओं के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल खड़ा करना कोई गलत बात नहीं है, जैसा कि अमूमन ट्रोलर्स जो हैं वो लिख दिया करते हैं। हालांकि उन्होंने इस स्थिति का इशारा भी किताब में कर दिया है, पर अगड़ों के चरित्र का जो विश्लेषण जहां है या उससे जो निराशा जताई गई है वे सही साबित हुई है और अगड़ों ने उससे ज्यादा निराश किया है। जैसा ऊपर कहा गया है, किताब का आधार बनने वाली लेखमाला धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र शीर्षक के साथ छपी थी। तो घोषणा पत्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं इस बात से यह भी पता चलता है। जब हमने काफी और सामग्री लेकर यह किताब बनाई तब इसकी कंपोजिंग और प्रकाशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साथी त्रिविद रमन ने लेखमाला के अंत में की गई भविष्यवाणी को ही शीर्षक में लाने का सुझाव दिया। भारत शूद्रों का होगा, शूद्र ही उसका संचालन करेगा। यह भविष्यवाणी विवेकानंद की है जिसका प्रयोग किशन जी ने किया था। बहुत आकर्षक होने के बावजूद स्वामी जी के कथन को शीर्षक में लाने में हिचक थी और फिर भी डर यह था कि दलितों और पिछड़ों के लिए इस साझा पद पर उन
समाजों के नेताओं की तरफ से आपत्ति न आए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो शुभ की तरफ ही इशारा करता है कि अगर सही बात कही जाए तो उसका किसी को बुरा नहीं लगता, और ऐसी चीज को मान लेने का मतलब सारा कुछ बिगड़ जाना भी नहीं है। पर जैसे कि किशन जी ने चेतावनी दी है, देर करने से शिथिलता भी आती है और जरूरी मोमेंटम भी जाता रहता है। अरविंद मोहन, 15 जुलाई 2021। तो ये सारी चीजें हैं जो इस पुस्तक की रूपरेखा थी, वो मैंने आपके सामने रख दी। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं, और अगले एपिसोड में हम लेखक द्वारा कही गई महत्वपूर्ण बातों के ऊपर फोकस करेंगे। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी न भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।